हाय एवरीवन। तो आज हम लोग कवर करेंगे 2024 के हिस्ट्री पीवाईक्यू को कि सीएपीएफ एसी एग्जाम में 2024 में जितना भी हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हर एक रेस्पेक्ट को विथ डिटेल सॉल्यूशन के साथ हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। क्लियर है? तो कोई भी डाउट रहता है तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, मैसेज कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, इसमें ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे पूरा पीडीएफ इनिशिएटिव अपलोड हो जाएगा। इसको एक बार कंप्लीट कर लेते हो तो जो बुक्स आता है उसको भी यहाँ पे बाई करने की जरूरत भी नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हर एक डायमेंशन को हम लोग कवर करेंगे जो कि 2010 से 2025 के बीच जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हैं पीवाईक्यू जो हिस्ट्री से रिलेटेड हर एक को हम लोग कवर करेंगे। लेकिन आज जो है 2024 को कवर करेंगे, इससे प्रीवियस लेक्चर में 2025 के पीवाईक्यू को कंप्लीट कर चुके हैं। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं 2024 के, जिसमें से पहला पीवाईक्यू है। एक बार क्या करोगे कि अपने लेवल में ट्राई करो कि क्वेश्चन जो है इसको मैं हैंडल कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। एक बार अपने से वीडियो को पॉज कर लो और ट्राई करो, ठीक है? फिर हम लोग तो आगे सॉल्व करेंगे ही करेंगे। तो देखो क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कस्टम्स एंड द हेड गियर। जो हेयर स्टाइल होता है ना, इंडिया के रेस्पेक्ट में पूछे कि 4 to 7 सेंचुरी एडी में। एडी और बीसी का कॉन्सेप्ट क्या होता है पता है ना? जैसे कि जूसेस क्रिस्ट का टाइम है, ठीक है? इसके जब हम लोग आगे जाएंगे तो इसको हम लोग बोल लेंगे एडी, कंसीडर करते हैं। जब इसके पीछे चले जाएंगे तो इसको हम लोग कंसीडर करते हैं कितना, बीसी, ठीक है? तो एडी मतलब आगे। चलो इसको हिस्ट्री में तो कवर करेंगे ही करेंगे हम लोग ऑटोमेटिकली। तो देखो अब यहाँ पे 4 to 7 सेंचुरी के बीच कैसा स्टाइल थे ये पूछे गए। यहाँ पे हेयर स्टाइल के बारे में क्वेश्चन आया है, बताओ तो। पहला जो बोले गए हैं स्टेटमेंट की देयर वाज अ मार्क्ड प्रेफरेंस फ्रॉम स्टिच गारमेंट एज कम्पेयर टू एनी प्रीवियस एज। सही है क्या? ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। सेकेंड बोले हैं कि सिंपल प्लांट विदाउट एनी फ्लोरल एम्बेरिशमेंट डोमिनेटेड द हेयर स्टाइल ऑफ वुमेन। ये गलत है। क्यों गलत है? चलो एक बार डिटेल में कवर करते हैं फिर समझ आ जाएगा। तो जब 4 to 6 सेंचुरी एडी को देखोगे तो कौन सा टाइम पीरियड देखने को मिलने वाला है? गुप्ता पीरियड, पोस्ट गुप्ता पीरियड, यही देखने को मिलेगा। और गुप्ता पीरियड को क्या कंसीडर किया जाते हैं? गोल्डन एज कंसीडर किए जाते हैं। तो हर एक रेस्पेक्ट में, चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हेयर स्टाइल के रेस्पेक्ट में, कल्चर के रेस्पेक्ट में, हर चीज़ में यहाँ पे फ्लरिश देखने को मिला है। तो मेन का हेयर स्टाइल को देखोगे तो बर्न्स थे, है ना? सोल्जर लेंथ हेयर यहाँ पे देखने को मिलता है, बड़े बड़े बाल, ठीक है? किंग एंड वॉरियर ऑफ्टन शो विथ इलाबोरेट क्राउन, जिसे मुकुट बोलते हैं ना। अब मुकुट के पीछे जो बड़े बड़े बाल रख लेते हैं तो मुकुट लगाया तो ठीक दिखे। तो इस तरीके से यहाँ पे मेन का हेयर स्टाइल रहता था। वुमेन का कैसे थे? लॉन्ग हेयर, है ना? ऑफ्टन इन ब्रेड और क्वाइल्ड बर्न डेकोरेट करते थे, जैसे फ्लावर्स हो गया, ज्वेलरी से कोडेट करते थे, डेकोरेट करते थे यहाँ पे वुमेन का। फिर स्कल्पचर सो इंडिकेट, है ना, पार्टनिंग एंड साइड बर्नर। तो जो है नॉर्मल यही बस कंसीडर करना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पता नहीं कैसे पूछे हैं, लेकिन हेयर स्टाइल के बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका ऑप्शन जो है ये आंसर हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है सेकंड में कि सिंपल प्लेन, सिंपल नहीं था यहाँ पे, खुद पढ़ो। यहाँ पे जो है वुमेन का हेयर स्टाइल सिंपल कहाँ था? देखो फ्लावर से डेकोरेट कर रहे हैं, ज्वेलरी से डेकोरेट कर रहे हैं। तो इस रेस्पेक्ट में जो सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, पहला बस सही है इसमें। चलो नेक्स्ट देखो अब 67 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? बताओ तो पहला स्टेटमेंट है कि द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मेट इन लंदन इन नवंबर 1932 विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ कांग्रेस। सही है क्या? ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि यहाँ पे पार्टिसिपेशन देखने को नहीं मिला है जब थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ है तब। फिर सेकेंड स्टेटमेंट है कि द डिस्कशन इन द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लेड टू द पासिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सही है, बिल्कुल सही, ये भी सही है। फिर जो थर्ड स्टेटमेंट है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 डिड नॉट फेवर द आइडिया ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। फेवर करता है जब 1939, जो 1939 का जब देखोगे इंडिया एक्ट को, तो यहाँ पे क्लियरली बोले गए हैं कि ऑटोनॉमी को फेयर करता है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, क्योंकि कुछ स्टेट ऐसे हैं जो कि बैकवर्ड हैं तो उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देना पड़ेगा। तो इस रेस्पेक्ट में क्या है, थोड़ा ऑटोनॉमी दिए हैं, इसका बात करते हैं। तो इस रेस्पेक्ट से बात करोगे तो थर्ड जो है रॉन्ग हो जाएगा। फोर्थ को देखोगे कि द गवर्नर वाज नॉट गिवन एनी पावर इन एक्ट ऑफ 1935 टू टेक ओवर एंड रन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोविंस। ये ऑप्शन भी गलत है, यहाँ पे पावर दे के रखे हैं। ठीक है, थर्ड राउंड टेबल
कॉन्फ्रेंस जब हुआ और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। ये बैकग्राउंड आया कहाँ से, थोड़ा अगर देखेंगे इसको, तीन जो है पूरा कॉन्फ्रेंस हुए हैं, तीन कॉन्फ्रेंस हुए हैं, जिसमें से फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ है 1930 टू 1931 में, जिसमें से 73 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम इंडिया के थे, बट इंडियन नेशनल कांग्रेस बाइकआउट किए गए थे। पहला जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ है तो एज सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वाज गोइंग ऑन गोइंग, क्योंकि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चल ही रहा था, उसी बीच में क्या कर दिए गए, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आए। 1930 को खुद सिविल डिसओबीडियंस जो मूवमेंट है उसको लॉन्च किए गए और नवंबर में इसको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया। फिर अटेंड कौन कौन किए थे, जैसे कि प्रिंसेस हो गया, मुस्लिम लीग हो गया, लिबरल है ना, डिप्रेस क्लास जैसे कि B.R. अम्बेडकर, ये एंग्लो इंडियन, इन सब लोगों ने क्या किए गए, अटेंडेंस किए गए थे उसका। तो आउटकम क्या निकल के आया फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, एग्रीमेंट ऑन फेडरल स्ट्रक्चर बट नो मेजर डिसीजन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कांग्रेस, क्योंकि वहाँ पे मेजोरिटी देखोगे तो कहाँ से थे, मेजोरिटी पूरा कांग्रेस ही थे, और कांग्रेस का यहाँ पे एब्सेंट होना मतलब नो क्लियर डिमार्केशन, सीधी सी बात। तो एग्रीमेंट हुआ है फेडरल स्ट्रक्चर में, फेडरल स्ट्रक्चर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, और दोनों के बीच जो है पावर का डिवीजन होगा। फिर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ है 1931 में, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है तीनों में से देखोगे तो, और गांधी जी अटेंडेड एज अ सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कांग्रेस। गांधी जी ने यहाँ पे क्या किया, रिप्रेजेंट किए हैं आफ्टर द गांधी इरविन पैक्ट 1931। अब इतना मैं तो डिटेल में इतना ज़्यादा नहीं जा सकते यहाँ पे, क्योंकि है ना, क्योंकि हिस्ट्री है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी के बेस में हम लोग पूरा कवर करेंगे। बाकी जब हिस्ट्री क्लास होगा तो वहाँ पे कवर हो जाएगा। क्या क्या डिबेट हुआ, जैसे कि फेडरल स्ट्रक्चर में डिबेट किए गए, माइनॉरिटी राइट के बारे में, डिप्रेस क्लास का जो रिप्रेजेंटेशन है, तो यही जो की डिबेट हुआ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। गांधी जी ने अपोज किया है कि सेपरेट जो इलेक्टोरल का डिमांड कर रहे थे दलित के लिए, अलग से एक सेपरेट इलेक्टोरल दे दो, है ना, जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने बोले थे, सपोर्ट कर रहे थे, तो इसको गांधी जी ने यहाँ पे क्या कर दिया गया, अपोज कर रहे थे। जब अपोज किए तो ये जो गांधी जी और अम्बेडकर के बीच जो है टेंशन है, तो जो तनाव है ऑटोमेटिकली जो है इमर्ज होकर आते हुए देखने को मिलेगा। प्लस यहाँ पे इसका आउटकम देखोगे तो फेलर ड्यू टू डिफरेंसेस स्पेशली माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन, और यहाँ पे भी देख सकते हो गांधी जी का अलग यहाँ पे व्यू जा रहे हैं, अम्बेडकर का अलग यहाँ पे व्यू जा रहे हैं, तो आउटकम यहाँ पे फेलर ही हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। अब देखते हैं थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को, जो कि हेल्ड किए गए थे 1932 में। यहाँ पे फिर से कांग्रेस ने बाइकआउट कर दिए, पहले फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ वहाँ पे बाइकआउट किए, दूसरे जो हैं उसमें अटेंड किए, फिर जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें से बाइकआउट कर दिए। क्यों बाइकआउट किए, क्योंकि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है वो फिर से रिज्यूम कर दिए गए। लेकिन यहाँ पे जो मोस्टली पीपल जो ज्वाइन किए गए थे, या तो प्रिंसेस थे या फिर जो रॉयलिस्ट है ना, इलाइट पीपल, वो लोग थे। तो आउटकम अगर देखोगे तो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, क्योंकि जो मेजोरिटी है, मेजोरिटी पार्ट तो यहाँ पे पार्टिसिपेट ही नहीं किए, अटेंडेंस ही नहीं किए, तो मिनिमल प्रोग्रेस देखने को मिलता है। प्लस ओनली टेक्निकल इशू जो है वही चीज़ को यहाँ पे डिस्कस किए गए। क्लियर है, इतना समझ आ गया। फिर अगला दो पार्ट में इसको क्वेश्चन को बोले गए हैं, एक तो है कि जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ उसके बारे में, दूसरा क्वेश्चन आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के रेस्पेक्ट में आया है, तो इसको भी कवर कर लेते हैं साथ में। The Government of India Act 1935 was the longest act passed by the British Parliament for India and become the basis of Indian constitutional development until independence। और until independence के बाद जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ फ्रीली, तो मोस्टली प्रोविजन देखोगे तो कहाँ से लिए गए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 है यहीं से लिए गए हैं मोस्टली एक्ट को। ठीक है, पॉलिटी में हम लोग इसको कवर किए हैं। तो इसमें से क्या क्या ऐसे फीचर्स जो कि हम लोग बोरो किए गए हैं, उसमें से फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसे इम्प्लीमेंट नहीं किए गए, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, डायरकी एट द सेंटर, डिवीजन ऑफ पावर, बाई कैमरल फेडरल लेजिस्लेचर, जुडिशरी, इन सब चीज़ को हम लोग क्या किए गए हैं, बोरो किए गए हैं, या फिर बोल सकते हो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में मेंशन है। क्लियर। अब आओ एक बार क्वेश्चन में, है ना, क्योंकि क्वेश्चन भी तो समझना। अब इस क्वेश्चन को एक बार अपने से फिर से पढ़ो, अब जो है क्वेश्चन ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि क्या गलत है क्या सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये रहा 68 क्वेश्चन, बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही होने वाले हैं। इसमें जो है सब्जेक्ट पूछे हैं और कौन से टेक्स्ट से रिलेटेड हैं ये पूछे गए हैं, जैसे कि तिलक मंजरी कहाँ से रिलेटेड है, निघंटू जो है कहाँ से, ये सब चीज को बताना है यहाँ पे। बताओ कहाँ कहाँ से ये रिलेटेड हैं।
कौन सा यहाँ पे सही में मैच कर रहे हैं ये बस ध्यान देना। तो देखो ये जो तिलक मंजरी लिखा हुआ है इसे मैथमेटिक्स बताया है, ये रॉन्ग है, ये मैथमेटिक्स थोड़ा है, ये पोएट्री है, ठीक है, इसको समझना। ये एक पोएट्री है, ये तिलक मंजरी, ठीक है, जो कि किसने लिखे गए हैं, धनपाल जो हैं इसका ऑथर है। और जो निघंटु जो लिखे गए हैं कौन से सब्जेक्ट से मतलब रिलेट है, ये मेडिसिन से रिलेटेड है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो सेकंड ऑप्शन है ये तो बिल्कुल सही है। प्लस जो जानकी हरण है लॉजिक लिखे हैं, लॉजिक नहीं है, ये तो नाम से ही समझ आ रहा है। जानकी हरण मतलब जो सीता जी का हरण किए गए थे उससे रिलेटेड है, मतलब ये रामायण का पार्ट है, ठीक है, रामायण का पार्ट है। तो इस रेस्पेक्ट से जो सेकेंड ऑप्शन है बी ऑप्शन बस यहाँ पे सही हो जाएगा। देखो डिटेल में समझो इसको। जो तिलक मंजरी है इसका ऑथर धनपाल है, जिसे संस्कृत लैंग्वेज में लिखे गए हैं, और ये पोयम बोल सकते हो, प्रोज बोल सकते हो, पोएट्री है ये, जो कि सिग्निफाई करता है वर्क ऑफ द मिडाइवल इंडियन लिटरेचर प्रेज फॉर इज इंट्रिकेट डिस्क्रिप्शन एंड इलाबोरेट, जो नैरेटिव है उसको यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं, जो कि किसके लिए किए गए थे, कमीशन किसके लिए हुए थे, राजा भोज के लिए, किंग भोज के लिए। फिर जो सेकंड है पोएम जो जानकी हरण है, ये रामायण का ही एक पार्ट है जो कि कालिदास ने लिखे गए हैं, ठीक है, क्लियर। चलो देखो अगला क्वेश्चन आप 69। The Junagadh inscription goes on tell us that during the reign of Rudradaman in the year 72 of the Saka era, there occurred a terrible storm. What would be time in CE? यहाँ पे CE लिखे हैं of the occurrence of that terrible storm। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा ये बताओ। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन के बारे में पूछे हैं। एक कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे कि जीसस क्राइस्ट का क्या है टाइम पीरियड है, अगर आगे जाओगे तो कितना आएगा 1 2 3, इस रेस्पेक्ट से ऐसे क्या होगा आगे बढ़ने वाले हैं, जो कि एडी के फॉर्मेट में आता है। लेकिन यहाँ पे पहले 1 फिर 2 फिर 3 इस तरीके से आएगा, है ना। तो जब ये इस साइड से आगे बढ़ेंगे, है ना, पहले यहाँ पे जैसे कि 500 है, उसके बाद 300 आएगा, 200 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 100 200 ऐसे करके आगे बढ़ता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ तो, एडी और यहाँ पे सीई, इस तरीके से यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है। तो इसमें जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है कौन से ईरा का है, इसका आंसर जो है ए हो जाएगा 150 सीई का, क्लियर है। तो देखो जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है रुद्रदामन का 1 जो कि 150 सीई को डिनोट करता है। रिटेन इन प्योर संस्कृत प्रोज रिकॉर्ड्स द रिपेयर ऑफ सुदर्शन लेक जो है ओरिजिनली, जिसे मौर्यन किंग जो पुष्यगुप्त हैं उन्होंने बिल्ड किए गए थे। हाईलाइट करते हैं इसमें कि रुद्रदामन अचीवमेंट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द संस्कृत एज द मेन लैंग्वेज ऑफ रॉयल इंस्क्रिप्शन, यहीं से स्टार्ट होता है। क्योंकि जब जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन को देखोगे वो इंस्क्रिप्शन लिखे गए हैं रुद्रदामन 1 के रेस्पेक्ट से, जो कि संस्कृत में लिखे गए हैं, और इसमें से बताया गया है कि सुदर्शन लेक को रिपेयर किए गए हैं बाय दिस रुद्रदामन, जिसे बनाए गए थे मौर्यन जो गवर्नर हैं पुष्यगुप्त के द्वारा। और यहीं से, क्योंकि संस्कृत में लिखे गए तो यहीं से संस्कृत का ओरिजिनेट हम लोग बोल सकते हैं, है ना। ओरिजिन नहीं बोलना चाहिए, जो बिगिनिंग होता है उस टाइम को हम लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखो 70 क्वेश्चन, एक बार पढ़ो इसको, और इसमें फ्लावर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब्दुल रज़ाक द ट्रेवल टू विजयनगर हैज रिफर्ड टू द presence of a number of flower merchant in the Vijayanagar and noted a particular flower that seem as a necessary as a food to people of that part. Which variety of flower has been referred? कौन से वैरायटी ऑफ फ्लावर है जिसे रिफर किए गए थे ये बताना है। और ये जो अब्दुल रज़ाक हैं, है ना, ये तो सबसे पहली बात ये ट्रेवलर हैं, और कौन से ट्रेवलर है, कहाँ ट्रेवल किए हैं, विजयनगर जो साउथ सदर्न इंडिया होता है वहाँ पे ये ट्रेवल किए हैं, जो कि ये रोज़ के बारे में डिफाइन करता है, ठीक है, रोज़ के बारे में डिफाइन करता है। तो जो अब्दुल रज़ाक है इसका टाइम पीरियड भी यहाँ पे देख लो, है ना। एक पर्शियन स्कॉलर है, डिप्लोमेट है एंड ट्रेवलर फ्रॉम, जैसे कि पर्शियन हो गया, मॉडर्न अफगानिस्तान, ईरान रीजन, यहाँ पे क्या करते थे, ट्रेवल करते थे। ही वॉज सेंड एज ए एम्बेसडर ऑफ टिमुरिड रूलर, जो शाहरुख है, सन ऑफ टिमुर है, टू द कोर्ट ऑफ द विजयनगर एम्पायर इन साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया में आए तो उसी के रिस्पेक्ट में जो रोज़ है, रोज़ जो फ्लावर है इसके बारे में इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिए हैं, क्लियर। तो विजिट तो अगर इंडिया अगर बात करोगे इसके बारे में, तो विजयनगर जो एम्परर है उसी के टाइम पीरियड में ये जो है आए थे, क्योंकि एम्बेसडर भेजे गए थे इसको,
एज ए एम्बेसडर, जो कि रैन कौन से काल में आए थे, देव राय जो सेकंड है उसके टाइम पीरियड में आए थे। हिज डिटेल अकाउंट इज प्रिजर्व इन हिज ट्रेवलॉग, जैसे कि क्या है ये, मतलब उस सदैन व मजमा बहरैन, इसका मतलब होता है कि द राइज ऑफ ट्रू स्पेसियस कॉन्स्टेलेशंस एंड द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द टू ओशन। तो ये जो है इसमें पूरा अपने डिटेल जो ट्रेवलिंग किए हैं तो उसमें जितना भी डिटेल है उसको यहाँ पे प्रिजर्व करके रखे हैं, विजिट किए थे जब इंडिया को। क्लियर। थोड़ा अगर विजयनगर एम्परर के बारे में कवर कर लो, यहीं पे एक बेसिक सबसे पहली बात ये सदन में पढ़ते हैं, ठीक है। सिटी एंड प्रोस्पेरिटी का बात करोगे तो डिस्क्राइब्ड विजयनगर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट स्प्लेंडेड सिटी इन द वर्ल्ड, है ना। वाइड रोड, फुल है ना, फुल मार्केट, फुल ज्वेल्स, हॉर्सेज, एलिफेंट, पूरा सिल्क, प्लस यहाँ पे स्किल्स लोग, तो पूरा जो सिटी है पूरा प्रोस्पेरिटी से भरा हुआ था। अगर एडमिनिस्ट्रेशन का बात करोगे तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी देखने को मिलता है अंडर देवराय सेकेंड। मिलिट्री भी यहाँ पे लार्ज आर्मी विथ एलिफेंट कालवरी ये रखते थे। प्रेज टॉलरेंस, है ना, हिंदू मुस्लिम लिव्ड टुगेदर, मतलब यहाँ पे रिलीजियस के बेस में यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था विजयनगर एम्परर में। ट्रेड जैसे कि एक्टिव ओवरसीज ट्रेड विथ पर्शियन, अरेबिया, है ना, सदर्न ईस्ट एशिया, यहाँ पे पूरा ट्रेड करते थे। तो पूरा विजयनगर के बारे में एक हम लोग ब्रीफली यहाँ पे ले लिए विद द पीवाईक्यू क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब 71। कौटिल्य के अर्थशास्त्र, द कॉन्करर किंग इज एक्सपेक्टेड टू एस्टैब्लिश इन द कॉन्करर टेरिटरी एज अ सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन, कौन से ऑर्डर में ये जो पूरा टेरिटरी एस्टैब्लिश करना चाहते थे, कौन सा ऑर्डर में, वर्ण के बेस में कि धर्म के बेस में या फिर आश्रम के बेस में, किसमें ये इस्टाब्लिश करना चाहते थे, किसके अनुसार, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, जो कि धर्म, वर्ण एंड आश्रम, ये तीन सिस्टम के बेस में जो है पूरा टेरिटरी को इस्टाब्लिश करना चाहते थे, जो कनकर्ड टेरिटरी है। क्लियर है। तो जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य ही है इसका, है ना, मिनिस्टर ऑफ, जो चंद्रगुप्त का मिनिस्टर रह चुके हैं कौटिल्य, जो फाउंडर है मौर्यन एम्परर का, मौर्यन डायनेस्टी का, जो कौटिल्य हैं अर्थशास्त्र को लिखे गए हैं। अगर इस टेक्स्ट को देखोगे अर्थशास्त्र को थोड़ा डिटेल में हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रिटाइज ऑन स्टेट क्राफ्ट, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक, मिलिट्री, स्ट्रेटजी एंड लॉ, हर चीज़ के पूरे बारे में यहाँ पे लिखा गया है ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड। ये जो है संस्कृत प्रोज है, संस्कृत वर्सेस में लिखे गए हैं, जिसमें से 15 बुक्स हैं, 180 चैप्टर्स और 6000 यहाँ पे श्लोकास यहाँ पे लिखे गए हैं। की थीम अगर बात करोगे, जिसमें से सर्कल ऑफ स्टेट के बारे में बात करते हैं, राजा मंडला थ्योरी यहाँ पे बात करते हैं। डिस्क्राइब फॉरेन पॉलिसी, एवरी किंग सीज हिज नेबर एज अ इनेमी एंड द नेबर एज अ फ्रेंड। यहाँ पे देखो नेबर से यहाँ पे फ्रेंड बात कर रहे हैं वहाँ पे, लेकिन हर किंग को देखोगे तो वहाँ पे क्या है, एक इनेमी की तरह से देखते हैं, इस तरीके से बताए गए हैं। फिर सप्तांग थ्योरी यहाँ पे दिए गए हैं, 7 एलिमेंट ऑफ स्टेट, क्योंकि अगर कोई भी स्टेट फॉर्मेशन हो रहे हैं तो ये जो 7 एलिमेंट हैं ये होना चाहिए। क्या क्या, किंग होना चाहिए, मिनिस्टर, टेरिटरी, फोर्ट, ट्रेजरी, आर्मी और अलाइस, ये जो है 7 चीज़ यहाँ पे होना चाहिए, ये बोले हैं। प्लस अर्थशास्त्र में और एडमिनिस्ट्रेशन के एस्पेक्ट में क्या बोले हैं कि डिटेल्ड सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन होना चाहिए, टैक्सेशन होना चाहिए, लैंड मेजरमेंट का प्रोविजन होना चाहिए, स्पाइस एंड इंटेलिजेंस सिस्टम फॉर इंटरनल सिक्योरिटी, ये भी होना चाहिए। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन विथ ऑफिसर लाइक समहर्ता, जैसे कि टैक्स कलेक्टर हो गया, है ना, संधिदाता जैसे कि ट्रेजरर हो गया, सन्निधाता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी इन्होंने डिटेल में बताया यहाँ पे। फिर मिलिट्री और डिफेंस का देखोगे तो स्ट्रॉन्ग आर्मी होना चाहिए, क्योंकि टेरिटरी है तो टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी तो कोई चाहिए, तो स्ट्रॉन्ग आर्मी होना चाहिए। अब इन्फेंट्री हो, चाहे कालवरी हो, या फिर एलिफेंट हो, या फिर चैरियट के रेस्पेक्ट में हो। फोर्ट एंड फ्रंटियर सिक्योरिटी एम्फेसिस यहाँ पे लिए गए हैं। तो पूरा डिटेल इसको याद रखना। और इकोनॉमिक के बारे में क्या बोले गए हैं अर्थशास्त्र में, डिस्कसेस एग्रीकल्चर, ट्रेड, माइनिंग, फॉरेस्ट्री, वेट, मेजर, इन सब चीज़ के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। एडवोकेट स्टेट कंट्रोल ओवर इकोनॉमी बट अलाउ प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि अगर पूरे को पूरे प्राइवेट कर दोगे मतलब जो है प्राइवेट एंटिटी अपने लाभ के लिए वहाँ पे करेंगे, है ना, प्रोडक्शन करेंगे। लेकिन स्टेट कंट्रोल होगा तो जितना भी जनता है, जो गरीबी है, उसके लिए भी कुछ स्कीम चला के उसको अपलिफ्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है। फिर लॉ एंड जस्टिस के बारे में बोले हैं कि डिफाइन क्राइम, पनिशमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, इनहेरिटेंस, है ना, किंग एज अ सुप्रीम अथॉरिटी इन जस्टिस,
ये सब चीज़ जो है पूरा डिटेल में बताए गए हैं। क्लियर है क्या, ये समझ आ गया? तो इस रेस्पेक्ट से अब समझ आ जाएगा कि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं कि किस बेस में यहाँ पे इस्टाब्लिश करना चाहते थे। तो धर्म, वर्ण और आश्रम ये हैं जो कि इस्टाब्लिश करना चाहते थे। समझ आ गया इतना? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब 72 क्वेश्चन यहाँ पे ईरा के बारे में है कि कौन सा ईरा सबसे पहले आया हुआ है, बस ये यहाँ पे ध्यान देना है। बताओ तो कौन सा ईरा है। जैसे कि अगर सका ईरा का बात करोगे तो ये 78 CE का है, सका ईरा जो है। कलचुरी ईरा का अगर बात करोगे तो ये 248 जो है CE में आता है। फिर जो विक्रम ईरा का बात करोगे तो ये 57 में आता है, 57 BCE में आता है। फिर अगर हर्ष का बात करोगे तो 606 यहाँ पे CE में आता है। एक जस्ट ब्रीफली है, ठीक है, एकदम एग्जैक्ट है, यहीं से स्टार्ट हुआ ऐसा नहीं बोल सकते हम लोग, क्योंकि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर गुप्ता ईरा का बात करोगे तो ये जस्ट हम लोग कंसिडर करते हैं 319 से 320 जो CE है, इस टाइम पीरियड में हम लोग कंसिडर करते हैं। अब मैं पूरा यहाँ पे क्या लिख दिया हूँ, टाइम पीरियड लिख लिया हूँ। अब बताओ, है ना, अब तो आसानी हो जाएगा, पूरा लिखा हूँ तो कौन सा पहले आया, कौन सा गलत हुआ, मतलब कौन सा बाद में आया। तो इस रेस्पेक्ट से ये जो है डी ऑप्शन ये सही हो जाएगा। बताओ क्लियर है क्या इतना? चलो अब इसके बारे में थोड़ा ब्रीफली कवर कर लेते हैं। जैसे कि सका ईरा है जो कि ओरिजिनेट हुआ या फिर स्टार्ट बोल सकते हो 78 CE से हैं। फाउंडेड बाय क्षत्रपा किंग, है ना, जो कि सलिवाहन है, इन्होंने क्या किए हैं, फाउंड किए गए हैं आफ्टर डिफीटिंग दी सका। वाइडली यूज इन इंस्क्रिप्शन, कॉइन एंड लेटर एडॉप्टेड इंडियन कैलेंडर को एडॉप्ट किए गए हैं, क्योंकि सका ईरा करके कैलेंडर भी चलते हैं, ठीक है। तो सका ईरा के बारे में थोड़ा ब्रीफली याद रखोगे। कलचुरी ईरा जो कि 248 CE में स्टार्ट है, जो कि एसोसिएटेड माने जाते हैं, है ना, अभीरा कलचुरी डायनेस्टी ऑफ महाराष्ट्र या फिर सेंट्रल इंडिया। ये जितना भी यहाँ पे दिया गया है गुप्ता हर्षा को छोड़ के, ये सब थोड़ा पूरे को तो नहीं बोलना चाहिए, जैसे कलचुरी हो गया यहाँ पे, तो ये थोड़ा छोटे डायनेस्टी में कंसिडर करते हैं। समटाइम्स कॉल्ड द छेदी ईरा, है ना, बिकॉज लेटर कलचुरीज ऑफ द छेदी, जो कि कलचुरी है, कलचुरी जब इसका इंड होगा तो नेक्स्ट कौन आया यहाँ पे, छेदी आए हैं, तो इसलिए यहाँ पे छेदी ईरा भी कंटिन्यूएशन में रखे गए हैं, ये बोले यहाँ पे। फिर विक्रम ईरा आया, है ना, या फिर विक्रम संवत जिसे बोलते हैं, जो कि 57 BCE है। ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विथ विक्रमादित्य ऑफ उज्जैन, हु इज सेड टू हैव स्टार्टेड इस आफ्टर डिफीटिंग द सका। तो ये जो है विक्रमादित्य जो उज्जैन का है वहाँ से रिलेटेड है। फिर जो हर्ष ईरा है जो कि 606 में इस्टेब्लिश किए गए हैं, स्टार्टेड बाय इम्परर जो हर्षवर्धन है ऑफ द वर्धना डायनेस्टी, वहाँ से स्टार्ट किए गए इसको। व्हेन ही केम टू पावर आफ्टर द डेथ ऑफ हिज एल्डर ब्रदर, इससे राज्यवर्धना जो है इसको डिफीट करके, अच्छा यहाँ पे डेथ लिखा हुआ है क्या, उसका डेथ हुआ, उसके बाद ये जो है पावर में आए हर्षवर्धन। तो यहाँ से हर्ष ने अपना जो कैलेंडर स्टार्ट कर दिया गया, ठीक है। फिर जो गुप्ता पीरियड जिसे गोल्डन एज भी बोलते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी, हाई टेक्नोलॉजी, हर फील्ड में यहाँ पे एडवांसमेंट देखने को मिला है, जो कि हम लोग मेजरली कंसिडर करते हैं 319 से 320 CE के बीच ये होगा, जिसे स्टार्ट किए गए हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट के द्वारा, जो कि फर्स्ट पावरफुल रूलर है गुप्ता डायनेस्टी का। मार्क हिज एसोसिएशन इन द राइज ऑफ द गुप्ता एम्परर, जैसे कि अभी बताया। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन देखो 73, इसको बताओ तो एक बार। इसमें से नलाइरा दिव्य प्रबंधन जो है इसके बारे में क्वेश्चन है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ये बोले गए हैं। तो पहला है कि कंपोजिशन बाय द अलवर कंपाइल इन द फॉर्म ऑफ एंथोलॉजी, ये ऑप्शन सही है, पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया। देखो इसके बारे में, ये जो है नलाइरा दिव्य प्रबंधम जो है, एक मीन्स इसका मतलब क्या होता है, डिवाइन कलेक्शन ऑफ 4000 वर्सेस, इसको हम लोग बोलते हैं। इसका मतलब होता है डिवाइन कलेक्शन ऑफ 4000 वर्सेस। इट इज अ कलेक्शन ऑफ 4000 तमिल हिमन्स कंपोज बाय द अलवर्स हु एज वैष्णव, अलवर को वैष्णव ही बोलते हैं हम लोग, तो वैष्णव डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु स्ट्रेंथ पोएट, इसको बनाए गए हैं, जो कि 4000 तमिल पोएम का क्या है, कलेक्शन है। तो इसको कौन कंपाइल किया गया, कब कंपाइल किए, इसको थोड़ा ध्यान में रखना।
द हिमन्स वॉज कम्पोज बिटवीन अप्रॉक्सीमेटली 6 एंड 9th सेंचुरी सी के बीच जो है वेरियस अलवर ने, ऐसा नहीं है कि जो एक पर्सन है, एक अलवर है, उसी ने पूरा बुक को लिख दिए, क्योंकि यहाँ पे 4000 हिमन्स लिखना है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे 4000 हिमन्स लिखे हुए हैं। दे वर कंपाइल इनटू देयर प्रेजेंट फॉर्म बाय द फिलोसोफर सेंट, जैसे कि नाथा मुनि हो गया इन 9th-10th सेंचुरी सी में। तो ये जो लोग हैं जिन्हें जो उस समय जो 6 से 9th सेंचुरी में जितना भी अलवर रहे हैं उसके द्वारा इसे कंपाइल किए गए हैं। और इसमें कंटेंट क्या क्या लिखा हुआ है, तो दिस हिमन्स आर डिवोटेशनल इन नेचर, डिवोटेशनल है याद रखना, प्रेजिंग लॉर्ड विष्णु इन वेरियस फॉर्म एंड एक्सटोलिंग हिज वेरियस टेम्पल नोन एज द दिव्य देशम अक्रॉस साउथ इंडिया। Among this, about 1100 verses are from Tiruvayyamoli by the Nammalvar, which is a particularly famous and considered very important among them. जितना भी हिमांश है उसमें से इसको सबसे पहले ज़्यादा क्या करते हैं, प्रायोरिटी देके रखे हुए हैं। तो कंटेंट इसमें यही है। अगला समझ आ रहे हैं, हर क्वेश्चन को डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना है इस क्वेश्चन को। एक बार रिवाइज करोगे तो ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा क्या है क्या नहीं है, क्योंकि स्लाइड जो है यहाँ पे अपलोड हो ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 74 क्वेश्चन, व्हाट आर भूनी पचारा एन दोपति मेंशन फ्रिक्वेंटली इन द बायोग्राफिक ऑफ द वैष्णव रिफॉर्मर ऑफ मिडाइवल असम। मिडाइवल असम में तो ये सब चीज क्या है, भूनी हो गया, पचारा हो गया, दोपती हो गया, क्या है ये सब पीसेस ऑफ मेन क्लोथ्स हैं, ठीक है, मेन जो क्लॉथ्स होता है, मेंस का क्लॉथ, वही से ये पीसेस हैं, एक चीज से, एक तरीके से पीसेस बोलते हैं हम लोग इसको, ठीक है। नेक्स्ट जिसमें से पूछे गए हैं रॉलेट एक्ट ऑफ 1919 के बारे में पूछे गए हैं। हिस्ट्री का क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है ये। देखो ये जो रॉलेट एक्ट क्या है, इसका थोड़ा बैकग्राउंड अगर बताऊं तो क्या है कि ब्रिटिश जो है इंडिया में राज कर रहे थे। अब ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते थे जो कि पीपल ओरिएंटेड नहीं होता था। अब पीपल ओरिएंटेड नहीं हुआ तो पीपल को क्या होगा, उसको आक्रोश आएगा कि हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है, हमें सप्रेस कर रहे हैं। मतलब एक गुस्सा था ब्रिटिश लोगों के प्रति। तो ब्रिटिश लोगों के प्रति जो गुस्सा था तो पीपल ने क्या है कि रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी स्टार्ट कर दिए, या फिर किसी पुलिस स्टेशन को जला रहे हैं, या फिर कोई ब्रिटिश ऑफिसर उसको जला रहे हैं, उसको मार रहे हैं। तो इसी के रेस्पेक्ट में क्या किए गए हैं कि एक रॉलेट एक्ट 1919 लाए गए, ठीक है, 1919 एक प्रोविजन लाए गए। इसमें से क्या बोले गए हैं, अगर कोई भी जो है अगर ऐसा चीज करता है, या फिर पुलिस स्टेशन जला रहे हैं, ऑफिसर्स को जो है उसका मर्डर कर रहे हैं या फिर उसको जला रहे हैं, तो विदाउट एनी ट्रायल उसको डायरेक्टली 2 साल के लिए जेल में डाल देंगे, उसका ट्रायल भी नहीं होगा। जितना भी प्रेस हो गया, पब्लिक मीटिंग हो गया, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, सबको क्या कर दिए गए, रिस्ट्रिक्शन कर दिए गए। प्रेस हो गया, प्रेस को भी रिस्ट्रिक्ट कर दिए गए कि प्रेस नहीं कर सकते आप, मतलब न्यूज़पेपर यहाँ पे प्रिंट नहीं कर सकते। जो भी पॉलिटिकल केसेस होगा उसको हम लोग इंक्वायरी ही नहीं करेंगे, है ना। ये सब चीज़ ऐसा जो है रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पे बनाए गए थे रॉलेट एक्ट में। तो जो पहला स्टेटमेंट है कि इट वॉज पास्ड बाय द इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। सेकेंड है कि खिलाफत कमेटी वॉज फॉर्म्ड टू अपोज द एक्ट। और थर्ड जो है वाइल गांधी वॉज अरेस्टेड द लोकल लीडर वॉज नॉट अलाउड टू कंटिन्यू द प्रोटेस्ट। अब इसमें से कौन सही है कौन गलत है ये यहाँ पे अपने को बताना है। तो देखो पहला स्टेटमेंट कि इट वाज पास बाय द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो कि ब्रिटिश का इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल था वहीं से पास किए गए। सेकेंड स्टेटमेंट है कि खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म टू अपोज द एक्ट, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे जो खिलाफत कमेटी है ये फॉर्म अपोज करने के लिए नहीं किए गए थे, इसका एम ही अलग है, तो खिलाफत कमेटी यहाँ पे गलत हो जाएगा। फिर वाइल गांधी वाज अरेस्टेड द लोकल लीडर वाज अलाउड टू कंटिन्यू द प्रोटेस्ट, ये ऑप्शन जो है सही है। तो इस रेस्पेक्ट क्या पूछे गए हैं कि कितने ऑप्शन यहाँ पे गलत हैं, तो इसमें से ऑप्शन ए आ जाएगा, जो कि एक ही ऑप्शन यहाँ पे गलत है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो मैं ब्रीफली बताया हूँ वो सब चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, सेम वही जो मैं यहाँ पे बताया हुआ, क्लियर। जैसे कि रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या कि स्ट्रांगली अपोज बाय द इंडियन लीडर। जब रॉलेट एक्ट जो 1919 का है तो उसमें से स्ट्रिक्टली क्या किए गए अपोज किए गए इंडियन लीडर के द्वारा। महात्मा गांधी ने इसे ब्लैक डे कंसिडर किए गए हैं। लेड टू वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट, हड़ताल स्ट्राइक यहाँ पे देखने को मिला है ना। और कल्मिनेशन इन द जलियांवाला बाग मैसेकर 19 अप्रैल 1999 इन अमृतसर
वेयर सेंटर जो जनरल डायर है ऑफर फायरिंग ऑन पीसफुल प्रोटेक्टर, क्योंकि रॉलेट एक्ट जो है 1919 से क्या किए गए, लाए गए। और जो जलियांवाला बाग जो मैसेकर हुआ है वो भी तो इसी के रिस्पेक्ट में हुआ है 1919 में। दोनों एक इंटरलिंकिंग है, ठीक है। चलो अगला देखो आप 76 क्वेश्चन, इसको बताओ तो महानावामी दिब्बा इससे रिलेटेड है, एक प्लेटफॉर्म है, क्या होता है ये सब चीज यहाँ पे बताना है। यहाँ पे देखो यहाँ पे जो है महानवमी दिब्बा ये होता क्या है एक्चुअली, ये जो जैसे कि कोई भी मंदिर बना रहे हो है ना, ये रहा मंदिर। अब मंदिर बना लिए तो ये जमीन से है, लेकिन क्या करते हैं हम इसको जमीन से थोड़ा ऊपर एक प्लेटफॉर्म बना देते हैं। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम ये मंदिर को बनाएंगे और इससे नीचे क्या है एक सीढ़ी लगा देते हैं कि अगर मान लो बारिश हो रहा है, बारिश का सीजन है, तो डायरेक्टली जो गर्भगृह है यहाँ पे पानी ना चले जाए, बारिश का पानी जो है ना चले जाए। तो जो महानवमी दिब्बा है वही एक मासिव प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म का बात की है, जिसमें से पहले बोले हैं कि इट इज सिचुएटेड ऑन वन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट इन द सिटी ऑफ विजयनगर, जो हम्पी हम लोग कंसिडर करते हैं, ये बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि विरूपाक्ष टेम्पल इज लोकेटेड ऑन इट, ये गलत है, विरूपाक्ष टेम्पल इसमें लोकेटेड नहीं है। तो इसका मतलब जो है ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखो एक मासिव स्टोन प्लेटफॉर्म है ना, महानवमी जो दिब्बा है एट हम्पी जो कर्नाटका में पड़ता है, एक मासिव प्लेटफॉर्म इनसाइड द रॉयल इनक्लोजर एट हम्पी जो कि कैपिटल है विजयनगर एम्परर का। इसे बिल्ड किए गए थे ड्यूरिंग दी कृष्णदेव राय, इस समय जो तलवा डायनेस्टी है, तुलवा डायनेस्टी, तो उसी के समय इसके क्या किए गए थे, बिल्ड किए गए थे। अगर इसको थोड़ा आर्किटेक्चर में जाओगे तो एक 12 मीटर हाई विथ ह्यूज बेस इन द सिविरल कॉर्व टायर यहाँ पे देखने को मिलता है, डेकोरेटेड विथ इंट्रिक कार्विंग ऑफ, जैसे कि एलिफेंट हो गया, हॉर्सेस हो गया, डांसर हो गया, म्यूजिशियन हो गया, इन सब से क्या किए गए थे, डेकोरेट किए गए थे। इंट्रिकेटली तरीके से इसको क्या किए गए थे, डेकोरेट किए गए थे। स्टेयर केस लीड टू टॉप विच सर्व एज अ रॉयल व्यूइंग प्लेटफॉर्म यहाँ पे भी देखने को मिलता है, तो आर्किटेक्चर के रिस्पेक्ट में। तो ये क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, याद रखना इसको। 77 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बुंदेला रेबिलियन अगेंस्ट औरंगजेब आर करेक्ट, कौन सा यहाँ पे सही है, बस ये कंसीडर करना और बताना है। जो पहला स्टेटमेंट बोलता है कि शिवाजी एडवाइज्ड छत्रसाल टू प्रमोट लोकल राइजिंग अगेंस्ट औरंगजेब, सही है क्या, बिल्कुल सही है कि शिवाजी ने बोले थे, एडवाइस भी दिए गए थे छत्रसाल को कि प्रोटेक्ट करो लोकल राइजिंग अगेंस्ट औरंगजेब के रेस्पेक्ट में, सही है। छत्रसाल लेविड चौथ लाइक का मराठास, ये भी बिल्कुल सही है, चौथ लेते थे। चौथ एक प्रकार का क्या है, टैक्स है, ठीक है, चौथ एक प्रकार का टैक्स है जो कि लेवी थे, लिए जाते थे। फिर थर्ड क्या है, इन 1705 औरंगजेब डिसाइडेड टू मेक पीस विद छत्रसाल एंड छत्रसाल वाज ग्रांटेड मनसब ऑफ द 4000, ये ऑप्शन भी सही है। हिस्ट्री में हम लोग पढ़े हैं, तो इस रेस्पेक्ट से क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखो बुंदेला जो रेबेलियन है ना, या फिर बुंदेला अपराइजिंग भी बोलते हैं, जो कि मिड 17th सेंचुरी कंसिडर कर सकते हैं, यहाँ पे हुआ है इन दी बुंदेला रीजन ऑफ द प्रेजेंट जो मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे लोकेशन है। बैकग्राउंड अगर यहाँ का देखोगे कि तो इसमें दिक्कत यही था कि जो बुंदेल रीजन है, तो बुंदेल रीजन में क्या चाहते थे, उसका जो प्रिंसेस है वो चाहते थे कि हमें थोड़ा ज़्यादा ऑटोनॉमी दिया जाए, लेकिन जो मुगल इंपरर है इसको ऑटोनॉमी नहीं देते थे। ऑटोनॉमी देने के बजाय, न देने के बजाय क्या करते थे, रेवेन्यू जो हैवी रेवेन्यू है उसका डिमांड करते थे, टैक्स को ज़्यादा लगा देते थे। तो इसी वजह से जो है जितना भी बुंदेल रीजन में जो लोग हैं इसके मुगल के अगेंस्ट ही प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिए गए। तो बैकग्राउंड जस्ट यही है, क्योंकि जो रीजन है बुंदेल रीजन, वो लोग ऑटोनॉमी चाहते थे, लेकिन ये लोग दे ही नहीं रहे थे, मुगल जो है वो लोग दे नहीं रहे थे। तो जो राजा छत्रसाल जो बुंदेलखंड का जो है क्या बोल सकते हैं, लीडर बोल सकते हैं, ये मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर ऑफ दैट रेबेलियन, ठीक है। अलाइड बुंदेला चीफ आल्सो पार्टिसिपेटेड, जितना भी बुंदेला चीफ हैं जो कि उससे क्या है एसोसिएटेड हैं, वो लोग भी यहाँ पे पार्टिसिपेट देखने को यहाँ पे मिलता है। क्लियर। फिर कोर्स ऑफ रेबेलियन हम लोग थोड़ा से ब्रीफली यहाँ पे कवर कर लेते हैं कि छत्रसाल बिगेन रेसिस्टेंस इन 1969 अगेंस्ट मुगल अथॉरिटी, जो पढ़े हैं। गौरिल्ला वारफेयर टैक्टिक्स अगेंस्ट मुगल अथॉरिटी, कि अगर इतना घना एरिया है तो घने एरिया से है ना, फॉरेस्ट एरिया, वहाँ से छुप के वार करना, गौरिल्ला वारफेयर टैक्टिक्स यूज करना, ठीक है।
कंटिन्यू रेसिस्टेंस के फॉर सेवरल ईयर डिस्पाइट रिपीटेड मुगल कैंपेन छत्रसाल सक्सेसफुली कर आउट एन इंडिपेंडेंट बुंदेल किंगडम यहाँ पे बना ही लिए। क्योंकि उस समय जब बुंदेल रीजन को देखोगे और उसके साथ में जो मुगल एम्परर है उसको देखोगे तो मुगल एम्परर, ठीक है, औरंगजेब का टाइम था। औरंगजेब के बाद पूरा मुगल का रीजन क्या है, पूरा थोड़ा डिक्लाइन की तरफ गया, लेकिन औरंगजेब के समय तक जो भी क्या थे, स्ट्रांग थे। जो मुगल एम्परर है वो स्ट्रांग थे और उस स्ट्रांग में भी छत्रसाल ने क्या किए हैं, छत्रसाल ने सक्सेसफुली उसको डिफीट करके एक इंडिपेंडेंट किंगडम यहाँ पे बना ही लिए। ठीक है, समझ आ गया। तो आउटकम वही है कि 1971 छत्रसाल हैज इस्टाब्लिश इट्स ओन किंगडम इन बुंदेलखंड में इस्टाब्लिश किए गए हैं। ही रिमेंड लार्जली इंडिपेंडेंट अंटिल हिज डेथ, जो कि 1731 तक है ना, उसका डेथ तक इन्होंने क्या किए गए हैं, इंडिपेंडेंट ही रखे हैं बुंदेलखंड रीजन को। चलो नेक्स्ट देखो अब 78 क्वेश्चन। इसमें से डच ट्रेड जो हुआ है मुगल पीरियड में, जो डच का ट्रेड हुआ है इसके रेस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये बताना है। द डच ट्रांसपोर्ट सिल्क गुड्स फ्रॉम बंगाल थ्रू हुगली। और उस समय देखोगे तो मोस्टली जो है बंगाल में ही जितना भी मार्केट था, ट्रेडिंग फैक्ट्री थे, मोस्टली जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्री कहाँ पे देखने को मिला है, बंगाल में देखने को मिला है। प्लस जो हुगली रिवर है, रिवर के पास वहाँ पे देखने को मिला है। तो इस हिसाब से जो है पहला स्टेटमेंट सही हो जाता है। सेकेंड बोले हैं कि क्लोज, क्लोज किसको बोलते हैं, एक वो जो काला टाइप का होता है ना उसको हम लोग क्लो बोलते हैं। लॉन्ग जो होता है ना, लॉन्ग याद आया अभी, लॉन्ग जो होता है उसको क्लो बोलते हैं। एंड नटमेग्स वर कलेक्टेड एट सूरत बाय द डच एंड दे एक्सपोर्ट टू यूरोप। सही बात है ये भी, क्लियर। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं, जो सी ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखो अगला देखो फिर, तो डच का ट्रेड अगर देखेंगे मुगल पीरियड में, तो अराइवल ऑफ डच जो है, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज इस्टेब्लिश किए गए थे 1602 में। दे अराइव्ड इन इंडिया इन अर्ली 17th सेंचुरी टू कम्पीट विद पोर्तुगीज। क्योंकि देखो डच आए उससे पहले इंग्लिश आ चुके थे, इंग्लिश के साथ साथ जो अदर जो यूरोपियन कंट्री हैं, जो कि पोर्तुगीज हो गया, इंग्लिश हो गया, ये लोग, या फिर फ्रांस हो गया, ये लोग भी तो ट्रेड कर रहे थे। ऐसा थोड़ा ना कि जो यूरोपियन कंट्री में केवल और केवल डच ही आए हैं इंडिया में जो कि ट्रेड करने के लिए, ऐसा नहीं था। और इन्होंने अपना फर्स्ट फैक्ट्री स्टैब्लिश किए गए हैं 1966 में। ठीक है, तो मेन ट्रेडिंग इसका सेंटर सूरत ही है, सूरत गुजरात, जो कि मेजर डच ट्रेडिंग हब यहाँ पे देखने को मिला है। फिर अदर इंपॉर्टेंट सेटलमेंट जैसे कि मसूलीपट्टनम हो गया, चिंसूरा हो गया, है ना, पुलिकट हो गया, फिर लेटर जो है बंगाल में इसको शिफ्ट किए गए हैं। ठीक है, क्लियर। फिर थोड़ा इसका अगर नेचर देखोगे, है ना, नेचर देखेंगे तो द डच ट्रेडेड मैनली इन टेक्सटाइल, इंडिगो, है ना, स्पाइसेस हो गया, प्रीसियस स्टोन, इस सब चीज़ का ही क्या करते थे, ट्रेड करते थे। इंडिया से कम दाम में लेकर जाते थे और यूरोप में इसको हाई दाम में बेचते थे, तभी तो उसको प्रॉफिट होगा। और यहाँ पे जितना भी टेक्सटाइल हो गया, इंडिगो हो गया, है ना, चाहे स्पाइसेस हो गया, प्रीसियस स्टोन हो गया, ये जो है मेजर जो है ट्रेडिंग यहाँ पे थे। इंडिया ट्रेडिंग सेंटर जो है इसी के नाम से जाने जाते थे। इंडिया स्पेसिस जो है यहाँ पे, जो मसाला हो गया, ये सबसे ज़्यादा जाने जाते थे। प्लस जो है ज्वेलरी हो गया, इस रेस्पेक्ट से। एक्सपोर्टेड गुड टू यूरोप, है ना, जापान भी यहाँ पे भेजे जाते थे, जो सदर्न ईस्टर्न आसियान नेशन है ना, वहाँ पे भी इसको भेजे जाते थे। इंपोर्ट कहाँ क्या क्या करते थे हम लोग, जो है गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, लग्जरी गुड हो गया, इसको हम लोग इंपोर्ट करते थे। क्लियर है क्या, नेचर ऑफ ट्रेड जो है समझ आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि विच नवल पोर्ट वॉज इरेक्टेड बाई शिवाजी। कौन सा पोर्ट को इरेक्ट किए गए हैं। अब देखो कोई भी अगर प्रोविंस बोल सकते हो, प्रोविंसेस हैं, तो अगर वो समुद्र के पास है, ओशियन के पास है, तो कॉमन सेंस से बात है कि उसके पास नवल शिप हो गई होगा, क्योंकि नवल शिप है मतलब ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना। तो 79 जो क्वेश्चन है इसमें से यही बताना है कि कौन सा यहाँ पे नवल पोर्ट है जिसे इरेक्ट किए गए थे, बनवाए गए थे। तो इसमें से जो 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन सही है। पूरे जितना भी 4 जो है नवल पोर्ट है, इसे इरेक्ट किए गए थे, बनवाए गए थे शिवाजी के द्वारा। क्लियर। तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग ब्रीफली समझ लेते हैं। ये मराठा किंगडम का फाउंडर है, जो कि वेस्टर्न इंडिया है वहाँ पे, है ना, ये जस्ट फैक्ट्स हैं, इसको थोड़ा कवर करना। फिर इस्टाब्लिश किए गए थे वहाँ पे स्वराज्य, मतलब एक इंडिपेंडेंस जो है, इंडिपेंडेंस वहाँ पे बनाए रखना। प्लस मुगल आ रहे हैं, है ना, ब्रिटिश आए, तो ब्रिटिश के समय, मुगल के समय अपने आप को एज ए इंडिपेंडेंट रख पाना मुश्किल था उस समय। तो अपने आप को इन्होंने क्या किया, इंडिपेंडेंट स्टेट बना के रखे थे उस समय भी।
डेवलप अ नेटवर्क ऑफ फोर्ट, स्ट्रॉन्ग आर्मी देखने को मिलता है यहाँ पे। स्वराज्य मतलब सेल्फ इंडिपेंडेंट जो होता है वही। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को देखोगे तो क्रिएटेड दी अष्टप्रधान है ना, 8 मिनिस्टर का जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ये कौन क्रिएट किए गए थे, इसी टाइम क्रिएट किए गए थे बाय दी शिवाजी। स्ट्रॉन्ग फोर्ट बेस्ड डिफेंस सिस्टम हो गया। प्लस यहाँ पे गोरिल्ला वारफेयर, गोरिल्ला वारफेयर वही होता है जैसे कि कोई फॉरेस्ट एरिया है और वो भी इतना डेंस फॉरेस्ट है, तो डेंस फॉरेस्ट में छुप के क्या कर रहे हो, वार कर रहे हो, तो इसको गोरिल्ला वारफेयर बोलते हैं। प्लस नवर पावर यहाँ पे देखने को मिलेगा क्योंकि वेस्टर्न इंडिया है, ओशियन के पास है। अब ओशियन के पास है तो उसको ट्रेड करना है, तो ट्रेड करने के लिए नवल पोर्ट चाहिए। इस्टाब्लिश अ स्ट्रॉन्ग मराठा नवल एट सिंधु दुर्ग एंड कोस्टल जो पोर्ट होता है वहाँ पे, दुर्ग का मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, फोर्टिफाइड होता है। बिल्ट अ सी पोर्ट टू प्रोटेक्ट कोल्हन जो कोस्ट है उसको। क्लियर इतना। फिर थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन का अगर बात करें तो इंट्रोड्यूस अ डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम विथ लोकल ऑफिसर्स, जैसे कि हो गया देशमुख हो गया है ना, पटेल्स हो गए। अभी भी रिसेंटली हम लोग क्या देखते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, प्लस यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट है, तो यहाँ पे भी जो है डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट था। रेवेन्यू सिस्टम अगर देखेंगे तो चौथ है, जैसे कि 1/4 जो है रेवेन्यू कलेक्शन लेते थे एज अ टैक्स। फिर सरदेशमुखी जो है 10% सरचार्ज लेते थे यहाँ पे। फिर इम्फेसिस किए गए हैं वेलफेयर, जस्टिस एंड लोकल सेल्फ रूल है, इसको ज़्यादा इम्फेस किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि अदर जो जितना भी किंग आए जैसे कि पूरे को सेंट्रलाइज करके रखना है ना, अपना मनमानी करना या फिर आर्बिट्रेरी तरीके से करना, ये सब चीज़ यहाँ पे नहीं था। पूरा एक डिसेंट्रलाइज, एक प्रॉपर वे, एक रूल्स एंड रेगुलेशन में यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन होता था अंडर द मराठा किंगडम। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 80 क्वेश्चन। अब इसको बताओ तो वीडियो को पॉज करके एक बार अपने से ट्राई करके देखो, है ना, बाकी तो यहाँ पे हम लोग समझ ही रहे हैं। इसका आंसर क्या होगा ये बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इकोनॉमी ऑफ असम, जो कि मिडाइवल पीरियड में असम का इकोनॉमी कैसा था, ये चीज यहाँ पे बताओगे। जो पहला स्टेटमेंट है कि अहोम्स कास्ट एक्सेलेंट मैच लॉक एंड मेड फर्स्ट रेट गन पाउडर एंड आर्टिलरी पीसेस, सही है क्या? बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हम लोग अहोम्स का बात करते हैं ये एक्सेलेंट मैच लॉक या फिर जो अहोम्स जो क्या बोल सकते हैं, जो कि एरिया है, ट्राइबल एरिया बोल सकते हैं, कहाँ पे मिलता है? मेजरली असम में ही मिलता है, तो इस हिसाब से जो है पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि असम एडॉप्टेड अ न्यू क्राफ्ट ऑफ ब्रास कास्टिंग एंड द मेकिंग ग्रेनुलेट सुगर ड्यूरिंग दिस पीरियड, ये ऑप्शन भी सही है बिल्कुल। फिर जो थर्ड स्टेटमेंट है कि सार्थेबरी विलेज इन कमरूप वॉज नोन फॉर इट्स स्किल इन मेटल कास्टिंग, अब यहाँ पे खुद बोले हैं ब्रास कास्टिंग के लिए और ये ऑप्शन सही है, तो ऑटोमेटिकली ऑप्शन भी सही होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे 1, 2, 3 जो तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो अब जो मिडाइवल पीरियड में जो असम का इकोनॉमी है कैसा था, उसका इकोनॉमी, उसको थोड़ा ब्रीफली हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। ड्यूरिंग द असम पीरियड, ड्यूरिंग द मिडाइवल पीरियड असम इकोनॉमी वाज द प्राइमरी एग्रेरियन मिलने वाला है, क्योंकि मिडाइवल पीरियड को देखोगे तो कंसीडर करोगे तो प्राइमरी एग्रेरियन जो है एग्रीकल्चर रिलेटेड ही मिलने वाले हैं। ना तो उस समय उतना फैक्ट्री डेवलप था, ना तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो डेवलप है, ना तो यहाँ पे जो है सर्विस सेक्टर वो डेवलप है, तो मेजरली जो है देखने को मिलता है वो एग्रीकल्चर ही एक जो है साधन था। अंडर दी पैक सिस्टम विच राइस इज अ स्टेपल फूड, जो खाने के लिए यूज़ करते थे राइस को, सप्लीमेंट करते थे किसको? सिल्क वेवरिंग हो गया, हैंडीक्राफ्ट हो गया, है ना, रिवराइन ट्रेड हो गया, नेबरिंग रीजन हो गया, यहाँ पे ट्रेड करके अपना गुजर बसर ये लोग करते थे। क्लियर, इतना समझ आ गया? चलो, तो इस रेस्पेक्ट से जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए थे 2024 में CAPF में, हर एक पॉइंट को हम लोग यहाँ पे डिटेल में कवर किए हैं। क्लियर है? कोई भी डाउट रहता है तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज्वाइन कर लो, वहाँ पे पूरा PDF जो है अपलोड हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।